नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बंगाल की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। कहते हैं बंगाल में जादू टोना टोटके और कई ऐसी प्रेत वाली बातें होती रहती हैं जो कि बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते हैं। उनमें से एक है कविता जी। कविता जी यूपी के रहने वाली हैं और वहाँ से वो बंगाल जा रही थी क्योंकि वहाँ पर इनकी छोटी बहन रहती है। तो इन्होंने सोचा कि चलो छुट्टियों में वहाँ पर घूम आते हैं, और कहते हैं कि वहाँ के मंदिर बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो ये अपने पति निखिल के साथ तैयार होती हैं और निकल पड़ती हैं। अब ये 8 दिन का प्लान करके गई थी कि 8 दिन वहाँ रुकेंगे और अच्छे से घूम फिर लेंगे। और उनकी छोटी बहन जो थी, उनके हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और घर भी अच्छा खासा है, रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लोग यहाँ से निकलते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे थे तो शाम का लगभग 7 बज रहा था और ये वहाँ पहुँचती हैं तो इनकी बहन जिसका नाम सुस्मिता है, सुस्मिता बहुत खुश हो जाती है अपनी दीदी को देख करके। अब दोनों बहनें मिल जाती हैं और बहुत बातें कर रही थी और उनके हस्बैंड भी एक साथ मिल के सब लोग खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं। बातों ही बातों में रात बहुत ज़्यादा हो जाती है, लगभग 12:30 बज गया था। तो सुस्मिता ऐसे ही बात कर रही थी तो कविता बोलती है कि सुना है कि तुम्हारे बंगाल में बहुत ज़्यादा ऐसे भूत चुड़ैल की घटनाएं होती हैं, कुछ कहानी सुनाओ ना। तो सुस्मिता कहती है कि नहीं, मतलब ये सारी बातें रात में नहीं करते हैं। तो कहती क्यों, वैसे भी भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, तुम सब यहाँ की फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुस्मिता कहती है ऐसा मत बोलो क्योंकि ऐसा कुछ होता है और मैंने भी महसूस किया है। तो कविता कहती तुमने कब महसूस किया, तुमने बताया तो नहीं मुझे कभी। तो कहती है दीदी अभी 1 महीने पहले की ही बात है और मैं और ये मेरे हस्बैंड हम लोग घूमने गए थे। इनके हस्बैंड का नाम राहुल है और राहुल और सुस्मिता दोनों घूमने के लिए गए थे। उन्होंने सोचा कि शादी के बाद ज़्यादा बंगाल कहीं घूम नहीं पाए थे तो घूमने के लिए निकले थे और रात बहुत हो गई थी तो ये एक स्टेशन पर रुके हुए थे। इन्होंने सोचा कि यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और घर पहुँच जाएंगे जल्दी, पर रात 11:30 बजे तक इनकी ट्रेन नहीं आई थी। अब ये लोग परेशान थे कि इनकी ट्रेन नहीं आ रही है। सामान भी इनके पास ज़्यादा था क्योंकि जहाँ घूमने गए थे वहाँ से शॉपिंग भी खूब की थी। तो अब ये लोग परेशान थे और बैठे थे स्टेशन पे, तभी इन्हें पीछे से आवाज़ आती है जैसे किसी ने इन्हें बुलाया हो। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे से आवाज़ दी थी और वो कोई और नहीं, ये राहुल की मम्मी थी। तो सुस्मिता एक बारी सोचती है कि पीछे देखें कौन है। तभी राहुल सुस्मिता का हाथ पकड़ लेता है और सुस्मिता राहुल को देखने लगती है और पूछती है क्या बात है, मुझे लगा मम्मी जी हैं पीछे। तो राहुल कहता है चुप रहना, अभी थोड़ी देर बोलना नहीं। तो सुस्मिता कुछ समझ नहीं पा रही थी। राहुल उसका हाथ पकड़ता है और उठकर खड़े होते हैं और उस जगह से हट करके ये थोड़ा अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तो सुस्मिता पूछती है कि क्या बात है, आपने मतलब ऐसे क्यों किया। तो राहुल ने बताया कि हमारे बंगाल में एक निसी डाक है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और खौफनाक है। रात के वक्त अक्सर लोगों को वो पीछे से आवाज़ देती है और 2 बार आवाज़ देगी। अगर दोनों बार तुमने पलट कर देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। कहती मैंने तो ये जैसे ही सुना तो जैसे लगा कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अब मैंने राहुल का हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं, ऑटो से ही चल देंगे। तो राहुल कहता हाँ चलो ठीक है, क्योंकि ट्रेन पता नहीं कितने बजे आएगी और ठंडी भी हो रही है, तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। होली आने वाली थी तो इन्होंने सोचा कि होली का सामान काफ़ी लिया है और इतना सारा सामान ले करके हमें पैदल चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक कुली को आवाज़ देते हैं।
कुली आता है और उनका सामान उठाता है, स्टेशन के बाहर ले जाता है। स्टेशन के बाहर जैसे ही ये निकले थे तो इन्हें एकदम दिखाई पड़ता है कि सन्नाटा है, कोई भी नहीं है आगे पीछे। पर ऐसा पहली बार हुआ था कि स्टेशन पर कोई है नहीं। अब ये दोनों डरे हुए थे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं खड़े थे, ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे। तभी इन्हें एक औरत दिखाई पड़ती है जो सर पर कुछ कपड़े का गट्ठड़ सा लिए थी और वो चली जा रही थी पैदल पैदल। तो इन्होंने सोचा कि उससे हेल्प लेते हैं, पूछेंगे कि यहाँ आसपास कोई कुछ रहने का मिल जाएगा क्या, क्योंकि अब साधन तो कोई मिल नहीं रहा है और पैदल चलना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ रहे थे, पर जैसे ही उसके पास पहुंचने ही वाले थे अचानक से पीछे से किसी गाड़ी ने हॉर्न मारा। तो ये पीछे मुड़कर देखने लगते हैं राहुल जी, और उसके बाद जैसे ही आगे देखते हैं तो वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। अब ये इधर उधर देखते हैं कि इतनी जल्दी वो औरत कहाँ चली जाएगी। अब ये वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि सुष्मिता उस जगह पे नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तो ये अब सामान छोड़कर कभी जा नहीं सकते थे। वो आवाज़ देते हैं लेकिन सुष्मिता कहीं नहीं दिख रही थी। थोड़ी दूर पर इनकी निगाह पड़ती है तो सड़क किनारे सुष्मिता ज़मीन में पड़ी थी और शायद वो बेहोश थी। तो राहुल दौड़ कर जाता है, सुष्मिता को उठाता है, तो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। जब उसे होश आता है तो वो बताती है कि मैं यहाँ तक आई थी आपके पीछे पीछे, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरे सर पे जैसे पीछे से किसी ने मारा है या पता नहीं क्या, मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मैं यहीं पर गिर गई थी। तो राहुल कहता है चलो ठीक है, कुछ नहीं, हम लोग सामान लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अब ये लोग यहाँ से निकलने लगे थे, अचानक से फिर से कोई आवाज़ देता है। राहुल सोचता है कि शायद सुष्मिता ने आवाज़ दी है, क्योंकि वो आवाज़ सुष्मिता की थी। राहुल पीछे पलट कर देखता है और जैसे ही पीछे पलट कर देखता है वहाँ पर सुष्मिता नहीं थी। अब ये इधर उधर देखता है पर डर जाता है कि अगर सुष्मिता नहीं है तो कौन है। आगे देखता है तो सुष्मिता आगे एक बेंच पड़ी थी, उस बेंच पर वो बैठी थी सामान लेकर। तो राहुल कहता है तुम वहाँ कब बैठ गई, मतलब मुझे लगा कि तुम पीछे पीछे चल रही हो। तो वो कुछ बोल नहीं रही थी, चुपचाप वहीं बैठी थी। अब उसके बाद ये वहाँ से सुष्मिता को उठाता है और कहता है चलो हम लोग चलते हैं, पैदल पैदल चलेंगे और रास्ते में कोई सवारी मिलेगी तो हम लोग ले लेंगे, क्योंकि यहाँ रुकना कोई ठीक नहीं है, क्योंकि एकदम सन्नाटा है, यहाँ कोई है भी नहीं। तो वो उठती है और इनके साथ साथ पीछे पीछे चल देती है। अब ये सुष्मिता आधे रास्ते से रास्ता बदल लेती है, जंगल की तरफ चलने लगती है। तो राहुल कहता है कि तुम इधर कहाँ जा रही हो, इधर नहीं जाना है हमें, क्योंकि इधर से कोई कन्वेंस भी नहीं है, शॉर्टकट भी नहीं है। तो सुष्मिता कहती है कि इधर से एक रास्ता है और मैं जानती हूँ, हम लोग इधर ही से चलेंगे। तो राहुल कहता है कि चलो अच्छा है, मुझे तो नहीं पता रास्ता, लेकिन तुम इतने कम दिनों में मतलब रास्ता भी तुम्हें पता चल गया। तो वो कुछ बोलती नहीं है, आगे आगे जा रही थी और आधे रास्ते में जा करके अचानक से वो गायब हो जाती है। अब राहुल चारों तरफ देखने लगता है लेकिन सुष्मिता कहीं भी नहीं दिख रही थी। अचानक से राहुल का फ़ोन बजता है और जब वो फ़ोन रिसीव करता है तो कॉल सुष्मिता की थी। सुष्मिता उधर से चिल्ला रही थी कि तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ करके कहाँ चले गए हो, मैं कब से प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ और अकेली हूँ, तुमने बोला था अभी आ रहे हैं और इतनी जल्दी कहाँ चले गए तुम। अब राहुल सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है, सुष्मिता अगर प्लेटफॉर्म पे बैठी है तो फिर मेरे साथ कौन था। अब ये जल्दी जल्दी वहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, उसका पैर किसी ने पकड़ रखा था। अब राहुल बहुत ज़्यादा डर गया था, चिल्ला रहा था लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा था। ये सारा सामान वहीं फेंक देता है, उसके बाद भागना शुरू करता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था उसके पीछे से कोई बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और उसकी हंसी की आवाज़ बहुत तेज़ थी। राहुल बहुत तेज़ी से भागते हुए इस जंगल से बाहर आता है और जैसे ही जंगल से बाहर आता है तो ऐसा दिखा जैसे जंगल में कोई तूफान आया हो, बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी और ये बस पीछे देखते हुए आगे भागता रहता है। सड़क एकदम खाली थी, कोई भी गाड़ी नहीं निकल रही थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि हो ना हो इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो ये उसी की शक्ति की वजह से हुआ होगा, वरना ये तो हाईवे था, यहाँ पर कई गाड़ियाँ चलती हैं। अब ये भागता जा रहा था, थोड़ी दूरी पर स्टेशन था।
अब ये स्टेशन के अंदर भागते हुए जाता है, तो जैसे ही वहाँ जाता है बहुत ज़्यादा थक चुका था। जब अंदर प्लेटफॉर्म के पास आता है तो देखता है कि सुष्मिता एक बेंच पर बैठी है और फ़ोन मिला रही थी बार बार। तो ये जाता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि आपने ही तो बोला था कि यहाँ पे बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो कहता मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ बोला ही नहीं, हम दोनों तो साथ में गए थे ना। तो कहती नहीं, वो मेरी चप्पल टूट गई थी ना, तो वो मैं अपनी चप्पल सही करने लगी थी, तब तक आपने बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, आप शायद कुछ लेने जा रहे होंगे, लेकिन इतना टाइम हो गया, आप कहाँ गए थे? अब राहुल उससे कुछ भी नहीं बताता है और उससे बोलता है कि अब हम लोग स्टेशन पर ही रुकेंगे रात भर। तो जो अंदर ऑफिस में रूम था वहाँ पर एक कर्मचारी जो कि काम कर रहे थे, उनसे हेल्प लेते हैं और वहीं पर वो लोग रात भर रुकते हैं। उसके बाद सुबह वही 5 बजे वाली ट्रेन पकड़ करके वो अपने घर पहुँचते हैं। पर ये वाक़या ये लोग आज तक नहीं भूल पाए थे। तो सुष्मिता कहती है कि दीदी, हमारे साथ ऐसा कुछ हो चुका है, इसलिए मैं ये सारी बातें दोबारा नहीं करना चाहती। अब कविता समझ चुकी थी कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेरी बहन है, ये झूठ क्यों बोलेगी। तो कविता कहती है चलो ठीक है। अच्छा, दूसरे दिन से ये लोग घूमना फिरना शुरू करते हैं, अच्छे से घूम लेते हैं। अब इनके जाने का समय आने वाला था और ये स्टेशन पे पहुंची। इनकी छोटी बहन भी इन्हें छोड़ने गई थी। रात के लगभग 10 बजे की ट्रेन थी, तो ये लोग 9 बजे ही पहुंच गए थे। अब सुष्मिता और राहुल इन्हें वहाँ छोड़ करके अपने घर वापस आ जाते हैं और निखिल और कविता वहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठे रहते हैं, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। कविता मोबाइल में मैसेजेस देख रही थी और ऐसे ही किसी से चैटिंग कर रही थी। तभी निखिल बोलता है कि कविता मैं थोड़ा वॉशरूम से आता हूँ। तो कविता कहती ठीक है। वो बैठी रहती है, निखिल चला जाता है। थोड़ी देर बाद निखिल की आवाज़ आती है, कविता। अब कविता पहले तो मोबाइल में बिजी थी, उसने सुना नहीं। दोबारा उसे लगा कि निखिल ने आवाज़ दी है। ये तुरंत पीछे पलट कर देखती है, पीछे कोई भी नहीं था। अब ये इधर उधर देखने लगती। अचानक से उसे याद आता है कि सुष्मिता ने ऐसा कुछ बताया था। अब इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये अपना सारा सामान पकड़ करके दूसरी तरफ चलने लगती है। तभी उसे महसूस हो रहा था उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। अचानक से निखिल आता है, उसका हाथ पकड़ता है। निखिल के आते ही उसे थोड़ा नॉर्मल लगने लगता है, वो डर थोड़ा कम हो जाता है। उसे कहती है तुम कहाँ गए थे? तो उसने बताया कि मैं वॉशरूम गया था, अभी आया हूँ। पर इन लोगों का ये अनुभव बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये लोग ट्रेन आ जाती है, बैठ जाते हैं, पर कविता को रास्ते भर इतना डर लग रहा था। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कविता के गले में रुद्राक्ष की माला थी जो कि उसने अपने मंगलसूत्र में पहन रखा था और उनके पति भी कलावा बांधे हुए थे हनुमान जी का। तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इन्होंने बैठे बैठे ट्रेन में ही हनुमान चालीसा पढ़ ली थी, क्योंकि सुष्मिता ने बताया था कि हनुमान चालीसा पढ़ लेना, पूजा कर लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग अच्छे से अपने घर आ गए। लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो कहते हैं बंगाल में निसी डाक से बचकर रहना जब भी आप जाओ। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।